देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के कक्षा 8 के विज्ञान का जो बुक है एनसीईआरटी का, जो बिहार बोर्ड का नया बुक लगा हुआ है आप लोगों के स्कूल में, एनसीईआरटी का। ठीक है, न्यू बुक यानी कक्षा कक्षा 8 के विज्ञान के नया बुक एनसीईआरटी जो लगा है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, आज हम लोग विज्ञान चालू करेंगे, जिसमें पहला जो चैप्टर है अध्याय आपका 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए आपको पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले इसका जितना भी आपका थ्योरी दिया हुआ है सबको हम आपको पहले अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा, हम आपका जितना भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी का आपको हम उत्तर भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहले हम किताब को लाइन बाय लाइन रीडिंग दे करके पढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको इसका जो प्रश्न होगा उसको आपको जो है प्रश्न जो है उसका उत्तर करवा देंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, ठीक है, तो मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, चलिए, यहाँ पर यह ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा इत्यादि। ठीक है, देखिए दो गो बच्चे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है पहेली और एक का नाम है बूझो। ठीक है, दो गो बच्चा है, एक है पहेली और एक का नाम है बूझो। ये दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, तो अपने चाचा के घर जाते हैं। कहाँ पर, तो अपने चाचा के घर जाते हैं। और वहाँ पर जाकर के इन्होंने मतलब कुछ सामान को देखा। ठीक है, जैसे खुरपी को देख लिया उन्होंने, गनासी को देख लिया, बेलचा को देख लिया, कुदाल को देख लिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने देखा। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब ये दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि ये जो औजार हैं, ठीक है, यानी कि जो सामान हमें दिख रहे हैं, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। चलिए, कह रहे कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है कि आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी सजीव है कि कोई भी सजीव उसको भोजन की आवश्यकता होगी। यानी कि चाहे कोई भी सजीव हो, वह भोजन तो करेगा ही करेगा, यानी कि बिना भोजन के वह जीवित नहीं रह सकता है। सजीव में कौन आते हैं, जैसे मानव हो गया। ठीक है, यानी कि क्या बताइए, क्या मानव बिना भोजन के जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। जैसे जानवर हो गया, जानवर भी क्या है, सजीव है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, मछली हो गई, ये सभी के सभी क्या है, तो जीव है। तो ये सभी जितने भी जीव है, ये जब तक, ठीक है, जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक ये जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, देखिए पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? देखिए, कह कि जो पौधे होते हैं, देखिए जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो भोजन होता है वो खुद ही, यानी कि स्वयं खुद बना लेते हैं। ठीक है, कह कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ठीक है, देखिए यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वही दो जीव, कौन जीव, तो पेड़ एवं पौधा जो होता है वह अपना भोजन खुद बना लेता है। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, वह अपना खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे नहीं बना सकते हैं हम इसके बारे में आगे बात करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, कि तो जो जंतु है उनके भोजन का क्या स्रोत है? देखिए स्रोत क्या है।
चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर से बड़ा कर देते हैं। मतलब कि स्रोत क्या है, मतलब कि परंतु या फिर हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। कह रहा है कि जंतुओं के भोजन का क्या स्रोत है, या फिर इसने एक और प्रश्न कर लिया, लेकिन परंतु किंतु हम भोजन को ग्रहण ही क्यों करते हैं, क्यों भोजन को अपने शरीर में लेते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है, भूख को मिटाने के लिए, इसके साथ कुछ और भी आवश्यकता होती है, क्या केवल हम अब भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपनी केवल भूख मिटाने के लिए कि या फिर किसी और चीज़ की उपयोगिता को पूरा करने के लिए। तो चलिए समझते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। देखिए, यानी कि जो मनुष्य होते हैं या फिर जो जीव होते हैं पेड़ पौधे को छोड़ करके, वह अपना भोजन क्या करते हैं, तो पौधे, जो पौधे होते हैं उनसे अथवा जंतुओं या पौधे एवं जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे एवं जंतु दोनों से भोजन कौन प्राप्त करता है, तो जो मनुष्य होते हैं वो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए गया कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए आते हैं इधर। हाँ चलिए जी, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, देखिए कि विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान कराने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं हम सबसे पहले कि कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ 1.1 है आपको, कृषि पद्धतियाँ लिखेंगे लगभग 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक मनुष्य घुमंतु थे। देखिए क्या कह रहा है कि जब ईसा मसीह के जन्म की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले जो मनुष्य थे वह घुमंतु थे, यानी कि कोई काम धंधा नहीं करता था, दिन भर जंगल में घूमते फिरते रहते थे, किसी जानवर को मारकर खा लेते थे या फिर किसी पेड़ पौधे से जो फल है फल को तोड़कर खा लेते थे। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। ठीक है, यानी कि जो घुमंतु मनुष्य थे वो कभी अकेला नहीं रहा करते थे, वे हमेशा कैसे रहते थे, तो समूह में रहते थे। हमेशा कैसे, तो हमेशा वो समूह में रहते, जैसे अभी देखते होंगे आप लोग बंदर उंदर को हमेशा कैसा रहता है, तो समूह में रहता है, वैसे ही क्या थे वे सब पहले के जो मनुष्य थे वो सब समूह में रहते थे। ठीक है, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, यानी कि वे कच्चे फल को ही खाते थे, कच्चे सब्जी को ही खाते थे और साथ ही साथ जंतु का भी यानी जानवर का भी शिकार करते थे। और उन जानवर का शिकार करने के बाद ऐसा नहीं कि उनके मांस को पका कर खाते थे, नहीं, उनके मांस को वो कंचे ही खा जाया करते थे। ठीक है, आगे है आपका कि कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि लगा कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि खेती करना चालू कर दिया। ठीक है, और जैसे ही खेती करना चालू कर दिया इस प्रकार से इन्होंने कृषि का शुरुआत हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ताकि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि फसल किसे कहते हैं।
कह रहे कि फसल किसे कहते हैं, तो बस आपको लिखना है कि जब एक ही किस्म के, ठीक है, या फिर जब किसी एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर यानी किसी एक स्थान पर बहुत बड़े पैमाने में यानी कि बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है कि फसल कहा जाता है। जैसे हम लोग खेत में गेहूँ उगाते हैं, तो एक ही जगह पर बहुत सारा गेहूँ उगाते हैं ना, ठीक है। धान धान को रोपते हैं, धान उगाते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या कहलाता है, तो फसल कहलाता है। धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जितना भी हम लोग खेत में बोते हैं वो सभी सभी क्या होता है, तो फसल होता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। सही बात है। चलिए आगे की, आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल, ठीक है। ऐसा नहीं कि फसल जो है एक ही प्रकार का है, बहुत प्रकार का। जैसे कोई कोई फसल में केवल अन्न ही बोता है, जैसे गेहूं, चावल, आपका मटर हो गया, मकई हो गया, ये सब होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जी बोते हैं, जैसे सब्जी हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, बैगन हो गया, ठीक है। बहुत से लोग मौसमी बोते हैं। मौसमी जैसे मान लीजिए कि आपका सेब हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी भी फसल ही होती है, ठीक है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार चलिए तो इसे बड़ा कीजिए। हाँ, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है आपका खरीफ फसल। पहला क्या होता है, तो खरीफ फसल को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। इसे आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। कि खरीफ, पहला है खरीफ फसल, ठीक है। ठीक है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। बस आपको याद रखना है, पूछेगा आपसे खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो याद लिखेंगे कि वह फसल जिसे हम लोग वर्षा ऋतु में, किसमें, तो वर्षा ऋतु में बोते हैं या फिर बोया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। जून से सितंबर तक होती है, और इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, तो धान होता है, मक्का होता है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी फसल बोई जाती है, और ये सभी के सभी जो फसल है, ये सही फसल क्या कहलाती है, तो खरीफ फसल कहलाती है। पूछेगा कि धान किस प्रकार की फसल है, तो बोलेंगे कि खरीफ फसल है। मक्का किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। सोयाबीन किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, समझना है। चलिए आगे है आपका दूसरा का है आपका रबी फसल। क्या, तो रबी फसल लिखेंगे शीत ऋतु। ये जो होता है शीत ऋतु में होता है, और शीत ऋतु कब से कब तक चलता है, तो अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है, जिसमें गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। यानी कि जो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसलें बोई जाती है, उन फसलों को हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि रबी फसल किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो गेहूं है वह किस प्रकार का फसल है, तो लिखेंगे रबी फसल है, ठीक है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि रबी फसल के उदाहरण दीजिए, कौन कौन सा रबी फसल है, तो लिख देना है आपको गेहूं, चना, मटर, सरसों, ठीक है। चलिए अगर देखेंगे, अगर हमारे पास इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है, ठीक है।
चलिए अब हम आते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ। कह है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। अब लो इसके मन में प्रश्न है कि सर धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते हैं। चलो भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अभी आते हैं इधर। देखिए इसने इसके प्रश्न को उत्तर दिया है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में पानी की कमी होती है। ठीक है, और पानी की जब कमी होगी तो धान नहीं होगा, पैदावार नहीं होगा, धान अच्छे से होगा नहीं। ठीक है, चलिए उसके लिए वातावरण अनुकूल नहीं होगा। आगे है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में कराने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। देखिए इधर चलिए, पहला है कि देखिए क्या करना पड़ता है बोने फसल उगाने के लिए। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद बुआई करना पड़ता है, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है, यानी खाद को देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई का मतलब होता है आपका कि पटौनी नहीं बोलते हम लोग, कि उसको पटाना पड़ता है पानी से। ठीक है, और पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा करना होता है। ठीक है, ताकि उसमें जंगल ना हो जाए, उसमें कोई घास वगैरह हो रहा है तो उसको आदमी नोच देता है, उखाड़ देता है। ठीक है, उसके बाद कटाई, यानी कि तब जाके लास्ट में 6 नंबर पर होता है कटाई। उसके बाद कटाई करने के बाद उस पर क्या होता है तो उसका हम लोग भंडारण करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग एकत्र करके रख लेते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम आपको 1.2 ख़त्म कर दिए। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1.3 को पढ़ेंगे, मिट्टी तैयार करना, किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है, या फिर जो भी बच्चे हैं सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है, या फिर आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन घूम रहा है तो आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये प्रश्न है, या फिर आपको जैसा ये वीडियो लगा हो वो सारे भी कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम अगले वीडियो।